बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। मैं हूं शाज़िया नैयर। मेरे साथ इस वक्त वाशिंगटन डीसी से साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं और आज के प्रोग्राम में जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे, उसके साथ साथ हम जो सैलाब से तबाहकारियाँ जारी हैं और जिस तरह से लोग मुल्क में आईडीपीज़ हैं उनके हवाले से भी हम बात करेंगे और ख़ास तौर पे हम बात करेंगे जो उनकी इमदाद की जा रही है उसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं साजिद साहब को अपने प्रोग्राम में वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू शाजिया, माय प्लेजर। साजिद साहब, सबसे पहले मैं प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहूँगी तहरीक इंसाफ के जलसों के हवाले से। पूरे मुल्क में सैलाब ने बहुत बुरी तरह से तबाही मचाई है और जो अदाद शुमार हमारे सामने है उसके मुताबिक कि गुज़िश्ता 60 सालों में भी ऐसी तबाही नहीं हुई है जो इस मरतबा सैलाब से हुई। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इस सैलाब को लेकर भी हमारी सियासी जमातें जो हैं वो सीरियस नहीं हैं और उनकी सियासत जो है वो टॉप प्रायोरिटी पर है, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की तरफ से, कि उनके जलसे जो हैं वो तसलसल के साथ जारी हैं। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? शाजिया, इस पे जितना अफसोस किया जाए कम है, क्योंकि इस पे आज खैर मैं आज के जलसे की तो खैर बात बाद में करूंगा। जो जलसा हुआ है भावलपुर का, और वहां पे उसका जो कंट्रोवर्सी थी उसके बारे में तो बाद में बात करते हैं। लेकिन इन जलसों पे अखराजात कभी किसी ने सोचा है कि एक जलसे पे खर्चा कितना आता है? स्टेज बनाने में, इन लोगों की ट्रांसपोर्टेशन में, झंडों पे, मीडिया का, और ये करोड़ों के बजट के हिसाब से किया जा रहा है। लेकिन अब उसमें हम बात क्या करें कि जब पार्टी कहती है कि ये जिहाद है, ये तबलीग है और ये इनकलाब का हिस्सा है, उनकी जो अपर क्लास लीडरशिप है उस पार्टी की, उनका तो नैरेटिव यही है कि ये इनकलाब का हिस्सा है, जिहाद का हिस्सा है। ये चीजें पाकिस्तान से बुलंद हैं। ये जिस तरीके से उन्होंने मैं नौज बिल्ला, मैं अब क्या कहूँ, कहते हैं ला इलाहा का मतलब क्या, हकीकी आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा का मतलब क्या, हकीकी आजादी। तो इन जलसों के ऊपर जितने सोर्सेज खर्च किए जा रहे हैं, जितना पैसा लगाया जा रहा है, कभी किसी ने कोई क्वेश्चन किया हो इस पार्टी को? हाँ, ये जरूर है, सदर पाकिस्तान अलवी साहब ने कहा है कि दूसरी पार्टी, जो दूसरी सियासी पार्टी है, उनको सियासत छोड़ के सैलाब पे तवज्जो देनी चाहिए। अब दूसरी पार्टी जलसा करे तो वो जलसा है, इनका जो जलसा है वो तबलीग है, इनका जलसा जो है वो सियासत नहीं है। ये कितना बड़ा तजाद है, कितना बड़ा एक टोपी ड्रामा है लोगों के लिए। और लोगों को इकट्ठा करके तो फिर उनको जो तबलीग दी जाती है, उनको कहा जाता है निकलो बाहर, तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इस पे तो जितना अफसोस किया जाए कम है। लेकिन इस सैलाब पे मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसके आफ्टर मैथ, इसके बाद जो इसके शाक वेव आएगी, जो इस सैलाब की इस कुदरती आफत ने जो बच्चे देने हैं, वो बच्चे क्या हैं कि बीमारियां हैं, इन्फ्लेशन है, बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी। और अभी तक किसी भी पार्टी ने इसका कोई रोड मैप नहीं दिया कि इन सैलाब से जो लोग, 3 करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त सुना है जो अपने घरों को लूज कर चुके हैं, साढ़े और तीन करोड़ से ज्यादा है। 3 करोड़, और वो उन पे किसी ने आज तक नहीं कहा कि इनको दोबारा आबाद किस तरह के। वेस्ट के अंदर मैं समझता हूँ अमेरिका और बरतानिया, इन ममालिक के अंदर लोग देख देख के उनकी तस्वीरें जो हैं वो मदद करने के लिए तैयार हैं सारे। लेकिन वो कहते हैं जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं। कि आप एक दावा करने वाले कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी जो है वो इस सैलाब को इतना ज्यादा इतनी बड़ी आफत समझने से वो इनकारी है। वो अपनी सियासत पे उनकी फुल तवज्जो है, और वो उसी अपने डगर में चलते जा रहे हैं। करोड़ों के हिसाब से करोड़ों रुपया खर्च करके जलसे किए जाते हैं, करोड़ों रुपए, जिससे जो अच्छा, जो चाहे वो किसी का भी पैसा हो, लेकिन इस पैसे का इस तरीके से ज़िया करना, और खासकर कौम के जख्मों पे मरहम की बजाय नमक छिड़कने के मुताबिक ये चीजें जो की जा रही हैं। लेकिन वो, मैं ये क्या कहूँ कि वो कहते हैं ये तबलीग है, इनकलाब है, ये पाकिस्तान से बड़ी मुहिम है। वो कहते हैं तहरीक आजादी की जिस तरह मुहिम 1947 में चली थी, ये उससे भी बड़ी मुहिम है। लेकिन ठीक है, मैं कहता हूँ आप सियासी अपना अमल जारी रखें, लेकिन जरा पानी नीचे चले जाने देते, लोगों को आबाद कर लेते। ये जो आपके बच्चे हैं जो ये ट्विटर वाले, इनको थोड़ा सा कहते हैं ट्विटर छोड़ के
یہ غریبوں کی مدد کرتے, ان کو ریہیبلیٹیشن میں ان کی ہیلپ کرتے, لیکن اس سے پھر کردار سازی ہوتی ہے, پھر اس سے لوگوں کا شاید آپ کا وہ جو مومنٹم ہے وہ دوبارہ کیچ اپ نہ کر سکے, یہ بھی خطرہ ہو سکتا ہے آپ کو. اسی لیے آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان بچے نہ بچے, لیکن ہم جو ہے وہ اپنا اس چیز پہ آگے چلیں. اچھا ساجد صاحب, جلسے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو فیصل آباد والے جلسے کو لازمی ڈسکس کرنا چاہوں گی. اس میں جو عمران خان صاحب نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا اس کے اوپر آج بلکہ جو ان کا اسٹیٹمنٹ تھا وہ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے انہوں نے بڑا کنٹروورشل قسم کا بیان دیا, جس کے اوپر آج آئی ایس پی آر نے بڑا سخت رد عمل اپنا دیا ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ادارے کو متنازع بنانا کیا ضروری ہے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے؟ دیکھیں ان کے بیان کے بعد میں پہلے بھی پڑھتا رہتا تھا کہ آگے آنے والے ہمارے آرمی چیف کون ہوں گے, اور بالخصوص ان کے اس الزام پہ کہ آنے والے جو ہوں گے لوگ وہ ان کے کردار کو متنازع کیا جا رہا ہے. کسی طریقے سے کہا جا در حقیقت خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر آرمی چیف میں نہ اپوائنٹ کروں تو جو بھی ہوگا وہ کرپٹ ہوگا. میرا مقصد آنے والے آرمی جنرل, آنے والے آرمی چیف کو بھی ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر ہم نے اپوائنٹ نہ کیا تو تب بھی وہ وفادار نہیں ہوگا ملک کے ساتھ, اور اگر بن گیا اور اس نے پی ٹی آئی کے ساتھ کام نہ کیا, عمران خان کی فرما برداری نہ کی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غدار ہوگا, وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہوگا. کتنا بڑا الزام ہے, کتنا بڑا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک فوجی افسر اپنے پورے کیریئر میں نیچے سے پرموٹ ہو کر اس لیول پہ پہنچتا ہے, وہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کبھی وہ پاکستان کے بارے میں, غداری کے بارے میں سوچا جائے, اس کے کریکٹر کے بارے میں کچھ سوچا جائے. اتنے بڑے ایک وہ اپنے پروسیس سے گزر کے آتے ہیں, اتنی ٹریننگیں, اتنے کورسز کر کے آتے ہیں, صبح شام یونیفارم پہنتے ہیں. ان کے اندر تو ملک کے ساتھ جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے, ملک کے ساتھ وفا ہے. اس طرح بڑا چیلنج کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ بالکل شہباز گل صاحب سے مختلف نہیں تھا ان کا بیان جو ہے, لیکن آئی ایس پی آر بھی ایک بیان دے کر پیچھے ہٹ گئی ہے. میرا خیال ہے اس وقت جو ادارے ہیں وہ ڈر رہے ہیں, پتہ نہیں کس بات سے, کیونکہ دیکھیں خان صاحب نے کون سا موقع چھوڑا ہے کہ جس پہ خان صاحب نے تو پچھلے دنوں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مجھے دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے, میں آپ کے چہرے جو ہیں وہ آپ کے چہرے جو ہیں بے نقاب کر دوں گا. بالکل. خان صاحب نے یہاں تک پہلے کہتے رہے ہیں کہ میر جعفر جو ہے وہ بھی سپہ سالار تھا. کوئی الزام تو خان صاحب نے پہلے بھی فوج کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, کوئی کسر نہیں چھوڑی. عدلیہ کو دیوار کے ساتھ لگا دیا خان صاحب نے, جب کوئی مرضی کا فیصلہ لینا ہوتا ہے اس پہ پریشر شروع کر دیتے ہیں آرمی کی طرف. اس وقت یہ جو ان کی فیصلہ آباد میں, سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ فیصلہ آباد کے جلسے کے اوپر ایک کنٹروورسل چیز بھی ہے کہ یہاں اس جلسے میں انہوں نے بجلی چوری کی, اس کے شواہد موجود ہیں. لیکن اس کو چلیں چھوڑیں, آگے چلتے ہیں کہ خان صاحب نے جس ادارے کو بھی چاہا ہے انہوں نے اس کو اپنے قدموں میں گرا دیا. اس وقت یہ جو یہ میرے خیال میں جو پڑھ رہا تھا یا دیکھ رہا تھا ان چیزوں, اگست کے اندر ان کی ہائی کمان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں لائے عمل تیار کیا گیا تھا کہ کس طریقے سے پہلے صوبوں نے فیڈریشن کے خلاف جانا ہے, پھر کس طریقے سے عدلیہ کے پیچھے جانا ہے, اور کس طریقے سے آرمی کے جانا ہے. یہ سٹیپ بائی سٹیپ مراحل طے کر لیے گئے تھے, اور اسی مرحلے کا یہ کڑی ہے کہ خان صاحب نے اب ڈائریکٹلی آرمی چیف کو جو ہے وہ متنازع بنا دیا, چاہے وہ اپوائنٹمنٹ ہو چاہے وہ اپوائنٹمنٹ نہ ہو. اور بلکہ اس میں ایک اور چیز بھی دیکھی جا رہی ہے کہ اس میں نہ صرف آرمی چیف کے حوالے سے اس وقت باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. حکومت چاہتی ہے کہ ایک سال جب تک اپنی ٹرم پوری اسمبلی نہ کرے اتنی دیر تک باجوہ صاحب ایک سال کی ایکسٹینشن لیں, اور عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ باجوہ صاحب ایکسٹینشن نہ دیں. تو یہ بھی ایک سینیریو یہ بھی ہے. لیکن یہ کہ آج کی اس جو خان صاحب نے فیصل آباد کے جلسے کے اندر, میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے پاکستانی فوج کی لیڈرشپ کو ڈی مورلائز کیا ہے, اس کی مثال میں سمجھتا ہوں ماضی میں نہیں ملی. لیکن میں یہ بھی جو مجھ سے زیادہ جو چیز ڈائجسٹ نہیں ہو رہی وہ شازیہ یہ ہے کہ یہ آپ کتنا عرصہ یہ چیزیں مزید برداشت کریں گے. میرے خیال میں جو انہوں نے یہ کچھ لوگ, میں جو ویلاگ بھی ان کے دیکھ رہا ہوں, آرٹیکل پڑھ رہا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ دس واز دا لاسٹ تھنگ, دس واز دا لاسٹ تھریٹ somebody can do. لیکن جو میں ان کا ماضی دیکھ رہا ہوں, جس طریقے سے ادارے جو ہیں اندر سے ڈیوائیڈڈ ہیں,
उसकी वजह से खान साहब को मुसलसल ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन तरीकाकार बहुत खतरनाक है। जिन राहों पे खान साहब जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक हैं। एक ऐसे मुल्क के लिए जो फाइनेंशियली बहुत वीक हो और सैलाब में जो इतना बड़ा तूफान आया है, कुदरती आफत आई है, उसके लिए उसके अंदर इस तरह के सियासी एक्टिविटीज जो हैं आपको मजीद तबाही की तरफ धकेलेंगे। मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी खबरें नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान की तरफ जाती हवाएं अच्छी नहीं है, क्योंकि आप फाइनेंशियली बहुत वीक हैं। बड़ी मुश्किल से आप डिफॉल्ट से सर्वाइव किया आपने, और उसके बाद आप जिस तरीके से फेडरेशन के ऊपर, इस्लामाबाद के ऊपर मुसलसल खान साहब हमले कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से, और जिस तरीके से पाकिस्तान इज सीरियसली डिवाइडेड राइट नाउ, सूबे डिवाइडेड हैं, और यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि मोहसिन लगारी साहब को दीवार के साथ लगा दिया गया है। उनकी परवेज राय साहब के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उन्होंने लेटर नहीं लिखा था, उनको सजा दी जा रही है जो पंजाब के अंदर। तो इस वक्त जो जिस तरीके से पीटीआई परफॉर्म करती है एक डिक्टेटर की तरह, एक माफिया की तरह जिस तरह बिहेव कर रही है, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, दिस इज अ थ्रेट, दिस इज अ सीरियस थ्रेट नॉट टू पाकिस्तान, अ थ्रेट टू सोसाइटी। और बार बार जो नारा खान साहब लगाते हैं कि अगले दिन उन्होंने जाके बहावलपुर कोर्ट के अंदर बार के अंदर भी स्टेटमेंट दी है कि मैं आपको तबलीग करने आया हूं, वरना आप सुइसाइड अटैक ना कर देंगे। देखें भाई जो माइंड सेट है कि आपकी डायरेक्शंस देखें। मैं बार बार यही कहता हूं कि आप दो चीजें भूल जाते हैं कि आप एटॉमिक पावर भी है, और क्या आपके इस तरह के नारे जो हैं वो पूरी दुनिया बर्दाश्त कर पाएगी कि आप जिस तरीके से कौम को आप डायरेक्शन अफगानिस्तान वाली कर रहे हैं, आपको दुनिया एक्सेप्ट करेगी कि आपके एटॉमिक एसेट्स भी हों और आप इस तरह के अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हो कि आए जिहाद करें, आए तबलीग करें, और ला इलाहा का मतलब जो है नए तरीके से डिफाइन करें, बार बार मजहब को यूज करें आप इसके लिए, ये मेरे ख्याल में ये खतरनाक रस्ते हैं। साजिद साहब, हम शुरू से सुनते आए हैं कि जब किसी मुल्क को कमज़ोर करना होता है तो वहाँ की आवाम को उसकी आर्मी के ख़िलाफ़ कर दिया जाए तो वो मुल्क अंदरूनी तौर पर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। आप नहीं समझती हैं कि ये भी मुल्क को कमज़ोर करने की एक साजिश हो सकती है? देखिए, इसके बारे में तो कई दफा कहा जा चुका है। आज भी मैं समझता हूँ कि वो जो शाहिद साहब हैं, अपने जो एंकर हैं, उन्होंने कहा है कि भारत मिलियंस डॉलर लगा के भी पाकिस्तान फौज के खिलाफ नारे अंदर से नहीं लगवा सका जो खान साहब ने लगवा दिया। और ये वाकई आपकी बात सही है। ये जो आप जिस प्रिंसिपल की बात कर रही हैं, ये रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन के दौर से ये रिसर्च सामने आ चुकी है कि जिस सोसाइटी को तबाह करना हो, उसके अवाम को ये बता दिया जाए कि तुम्हारे रखवाले, तुम्हारी हिफाजत करने वाले तुम्हारे खिलाफ हैं, तो वो सोसाइटी ऑटोमेटिकली कोलैप्स कर जाएगी। ये डेफिनेटली ये रोमन, आज जो भी हम कर रहे हैं इज बेस्ड ऑन रोमन रिसर्च, रोमन आइडियोलॉजी, ये डेमोक्रेसी, ये सेनेट, ये सारी चीजें जो है रोमन पीरियड की जो है वो रिसर्च की बेस पर है, उनकी इन्वाइटेड है। अगर उनके ये प्रिंसिपल है तो ये प्रिंसिपल गलत नहीं होगा। इस वक्त जिस तरीके से मैंने सारी जिंदगी आज तक आर्मी चीफ के खिलाफ जो अलकाबात इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं ट्वीट पे और सोशल मीडिया पे और फेसबुक के ऊपर, मैंने आज तक नहीं देखा कि इतने ओपनली और इतने चीप तरीके के साथ जो है डिमोरलाइज आर्मी को किया जाए। मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की फेडरेशन की अलामत है। रिगार्डलेस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, मुझे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मेरे एतराजात कई हैं, लेकिन फंडामेंटली पाकिस्तान फौज जो है हर मसले में पाकिस्तान के साथ खड़ी होती। पाकिस्तान की बका जो है पाकिस्तान फौज के साथ। अच्छा, साजिद साहब, इंडिया के हवाले से बात करना चाहेंगे कि भारत जो है वो तकरीबन दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, बन गया है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इंडिया की पोजीशन जो है वो खित्ते में मजीद मुस्तहकम हो चुकी है? मैं चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश है कि खान साहब भी इसकी भी बात करें किसी जलसे में खड़े होकर। जयशंकर साहब की फॉरेन पॉलिसी की उन्होंने तारीफ की है, लेकिन उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात करें, उनकी लीडरशिप के बारे में बात करें कि किस तरीके से उनकी लीडरशिप ने पॉजिटिव ट्रैक पर भारत को डाला है। ये भी बात करनी चाहिए। और ये भी बात करनी चाहिए कि जो बर्तानिया है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, बोरिस येल्सिन की जाने की वजह से उनकी इकोनॉमी वीक हो चुकी है।
खान साहब को ये भी चाहिए कि किसी वक्त वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट लिखी है उसको भी डिस्कस करें किसी जलसे के अंदर, कि उन्होंने किस तरीके से बताया कि आप जो बारूदी सुरंगें डालकर गए थे इस गवर्नमेंट के लिए, तेल सस्ता करके गए थे, उसका पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ा था, उसका पाकिस्तान के गरीब लोगों पे असर क्या पड़ा था। लेकिन खान साहब इस चीज पे बात नहीं करेंगे। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि बरतानिया की जो ये पांचवी जो ताकत बना है इकोनॉमी, आज से 10 साल पहले ये 11वें नंबर, भारत 11वें नंबर पर था और आज वो 5वें नंबर पर है। 250 बिलियन से ज्यादा उनकी जो इकोनॉमी है। मैं समझता हूँ ये रिमार्केबल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हमारे बॉर्डर सेम है, हमारा डीएनए सेम है, एक वक्त में हम आजाद हुए हैं, लेकिन हमारी हालत आप देख लें और साथ पड़ोस में हालत देख लें। और मैं शाज़िया इसी मौके पर एक और बात भी करना चाहूंगा। चाइना आपसे बाद में आजाद हुआ है, बांग्लादेश ने आपसे जान छुड़ाई है 1970s। आप 1960 में उनको अलग करने की आप अपने तरकीबें शुरू कर दी थी। आप कहते थे कि बांग्लादेश हमारे ऊपर बोझ है, वो जब भी वहां सैलाब आता है उसके बाद हमें वहां पे जाके करना पड़ता है। और आज 1960 बांग्लादेश पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है। जी वही, और 1960s में ही आपने उनसे जान छुड़ाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। जान तो उन्होंने छुड़ा ली आपसे, उसकी वजह ये है कि मुजीबुर रहमान साहब के साथ आपने ज्यादती की और उस ज्यादती का मेरा मकसद आपकी सजा बोली भुगत रहे आप। भुट्टो साहब ने कहा था उधर तुम इधर हम, तो ये देखें आज वो कहाँ है, उनकी इकानमी किधर है, आप कहाँ हैं। आप एक कौम कहलवाने का टाइटल, इससे भी आपसे टाइटल छिन जाएगा। मैं किस तरीके से आपको कौम कहूं जब सूबा सरहद जो है वो आप एक केपी की वो एक कंट्री की तरह बिहेव कर रहे हैं। सूबा पंजाब वो आपके साथ वो बिल्कुल फेडरेशन के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। परवेज लाई साहब ने 36 SHO जो है वो चेंज किए हैं कि उन्होंने 25 मई को जो उन्होंने गिरफ्तारियां की थी। मैंने आज तक किसी दौर में नहीं देखा कि ब्यूरोक्रेसी इतनी डिमोरलाइज हो। आपने डिप्टी कमिश्नरों की, असिस्टेंट कमिश्नरों की, एसपीज की लिस्टें बनाई हैं और खान साहब बार बार ये कहते हैं हम उन्हें इंतकाम का निशाना बनाएंगे, हम उनको इबरत का निशान बना देंगे। आज तक मैंने ये नहीं देखा। हुकूमतें चेंज होती रहती हैं, पार्टियां चेंज होती रहती हैं, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त आपने जो कर दिया है पाकिस्तान के साथ जो ज्यादती हो रही है। आपने गुजरात में जलसा किया है, एक सड़क वहां 20 साल मैंने उस सड़क पर ट्रेवल किया, मेरा पुराना डिस्ट्रिक्ट गुजरात, खड्डे सारा कुछ गंद था। मैं अभी 6 महीने पहले गया, खान साहब के दौरे के लिए कहते हैं एक दिन के अंदर उस सड़क की मरम्मत की गई, एक दिन के अंदर। दूसरा, इस वक्त मुझे सख्त उनके एतराज जलसे के लिए तो अच्छे खासे स्टेडियम उखाड़ दिए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैं वो उस पर भी आना चाहता हूँ। फैसलाबाद का जो उसमें किया गया उसमें बहुत बड़े, और उसको तैयारी की जा रही थी क्रिकेट के मैचों के लिए। दूसरा, उसमें शाज़िया मुझे सबसे बड़ा एतराज ये है, खान साहब जब बैठते हैं उनकी सीट के ऊपर पीएम लफ्ज लिखा होता है, नॉट एक्स पीएम, पीएम। देखें खान साहब ने किस तरह स्टेट के अंदर, मुल्क के अंदर अपना मुल्क बना लिया है। खान साहब जब भी सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती क्योंकि सवाल तो लेते नहीं है, वो पीछे जिस तरीके से झंडे लगाए जाते हैं वो एक अलग हुकूमत का एक नक्शा बनाया जाता है। एक मुल्क के अंदर किस तरह दूसरा मुल्क बना दिया। खान साहब बिल्कुल कॉल के सच्चे हैं, उन्होंने कहा था मैं इस मुल्क के 3 टुकड़े कर दूंगा। खान साहब ने मेरे ख्याल 3 से ज्यादा टुकड़े कर दिए हैं पहले ही, क्योंकि इस वक्त आजाद कश्मीर एक और डायरेक्शन में जा रहा है, सूबा सरहद एक और डायरेक्शन पर है, गिलगित बिल्तिस्तान एक और डायरेक्शन पर है, पंजाब का रुख किसी और डायरेक्शन। हाँ साहब मुझे ये बताएं कि ये सारी चीजें कल को इकट्ठी किस तरह करेंगे आप। और आज भी मैं जो 1-2 वीलॉग सुन रहा था, खान साहब की ख्वाहिश है कि वो जब तक जिंदा है इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करें, क्योंकि सियासी जमहूरियत में तो वो बिलीव नहीं करते। जमहूरियत में बिलीव करते तो आज असेंबली में होते। वो सिर्फ अपनी बादशाह चाहते हैं, किंगशिप चाहते हैं। He wants to become dictator, he behave like dictator। कहते मैं किसी दूसरी सियासी पार्टी से बात नहीं करूंगा। उनका वोट बैंक है खान साहब, वो आपके पैदा होने से पहले की पार्टियां मौजूद है इस मुल्क के अंदर। लेकिन मेरा मकसद है कि आप कहते मेरी मर्जी की अपोजिशन हो, मेरी मर्जी का चीफ मिनिस्टर हो, मेरी मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, मेरी मर्जी के जज हो, मेरी मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर हो। इस तरह तो डिक्टेटर भी नहीं डिलीवर कर पाते। आपके साथ जो एग्री ना करता हो, आज आपने 5 आर्मी जनरल्स का कैरेक्टर हुआ है जो चौथे नंबर पे जो आपके मर्जी के हैं, आपने 4 आर्मी जनरल्स के कैरेक्टर जो है उनको दागदार कर दिया।
उनका मुस्तकबिल दागदार कर दिया। आईएसपीआर में सवाल भी उठा दिए उनकी आईएसपीआर मिनिस्टर वफादारियों पे। ने बयान दिया है, इस बयान में कोई इससे आगे नहीं जा पाएंगे। जिस तरीके से अदालतें जो हैं, जिस तरह मैंने अगले दिन सुन रहा था, जो एक कोर्ट के रिपोर्टर थे, कि 5 हाई कोर्ट के जज भी खान साहब को कुर्सी से खड़ा नहीं कर सके, वो असद उमर के साथ बातें करके हंसते ही रहे अदालत में। मेरा उनको अदालत का वो एहतराम में जिस तरह मुजरम या मुलजम खड़ा होता है, उस तरह खड़ा नहीं कर पाए उनको। ये हालात है आपके कोर्ट्स के। तो उसी तरीके से ये मेरा मतलब इस वक्त मैं समझता हूँ आईएसपीआर ने जो बयान दिया इसकी भी तकलीफ क्या थी, ये भी हमें तकलीफ की उन्होंने। वरना इस वक्त खान साहब जो है वो समझते हैं कि पाकिस्तान इज लार्जर देन पाकिस्तान। अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि मुझे पाकिस्तान का मुस्तकबिल उतारनाक नजर नहीं आता। और बिलखुसूस मैं ये कहूंगा कि भारत की जो अचीवमेंट्स है, अगर आप खुद कुछ कर नहीं सकते, कॉपी कर लें उनको। और आज जो दूसरा मैं सबसे बड़ा मसला भारत की तरक्की के हवाले से जो मैं बात करना चाहता हूं, कि अब आपके वक्त की जरूरत है, आप भारत के साथ ट्रेड शुरू करें, अपने बॉर्डर खोलें, वहां से सब्जियां दालें मंगाएं, आप चावल मंगाएं। आपके ऊपर आफत बिल्कुल साजिद साहब, इसके ऊपर बात हुई, लेकिन पीटीआई जो ट्रोल्स हैं उनकी तरफ से काफ़ी जो है वो मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, और बहुत गलत किस्म की जो कैंपेन है वो की गई कि अब इंडिया के साथ बॉर्डर खोले जाएंगे, इंडिया के साथ तजारत की जाएगी। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मीडिया जो सोशल मीडिया कैंपेन है वो बहुत नेगेटिव चलाई गई है। अभी पिछले दिनों जब पाकिस्तान में जो प्याज है वो 1200 रुपये 5 किलो मिल रहा था, और टमाटर जो है वो 250 रुपये किलो मिल रहे थे। सैलाब की वजह से सब्जियां ख़राब हो गई, फ्रूट ख़राब हो गया, यहाँ तक मंडियों में नहीं पहुँच सका, रास्ते बंद हो गए। तो उस वक्त जब गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि हम लोग बॉर्डर्स खोलेंगे और अपने हमसाया ममालिक के साथ तिजारत करेंगे, तो पीटीआई के जो ख़ास तौर पे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से काफ़ी मनफी मुहिम जो है वो इसके ऊपर चलाई गई है। वो तो देखे ना, वो तो फैसलाबाद में जो खान साहब ने आर्मी के खिलाफ जो बात की है, वो तो उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं अपने ट्विटर्स में और सारा कुछ। लेकिन वो देखें, ये बच्चों को खान साहब यही नहीं समझा सके कि आपकी ट्वीट्स के साथ पेट नहीं भरता। आपको भूख लगती है तो ट्वीट आप खा नहीं सकते, आप ट्वीट को। और आप तो बैठे हो ना, जो ट्वीट करने वाले, वो तो मैंने आपको बताया था, अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे हैं ये सारे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और बड़े शहरों में बैठे हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको बताएं जब शहरों से बाहर निकले, जहाँ पानी खड़ा है, जहाँ लोग अपने मवेशियों के आसपास खड़े हैं, उनको डालने के लिए कुछ नहीं है, उनको पकाने के लिए कुछ नहीं है। मैं कल मैंने जावेद चौधरी साहब का मैं वीलॉग देख रहा था कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि उन्हें देने के लिए क्या, क्योंकि वो तो पका ही कुछ नहीं सकते, वो तो गर्म कुछ नहीं कर सकते, उनको क्या खा सकते हैं जिससे वो जिंदा रह सके। और ये जो बच्चे पीटीआई के आप बता रही हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि पानी के साथ आगे बीमारियां क्या शुरू होती हैं। हैजा शुरू हो चुका है, मच्छर डेंगू शुरू हो चुका है। ये ट्वीट के साथ ये डेंगू नहीं रुकेगा मेरे बच्चों। ये इनके लिए कुछ आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कौम की खातिर, असली इस्लाम की खातिर। ये आपकी जो ये जलसों से काम नहीं चलेगा, ये इकानमी के लिए कुछ करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि ट्वीट से रोजगार नहीं होता। ये जब हकीकत में आओगे तो फिर आप देखोगे पाकिस्तान की इकानमी की जो हालत है, आप सोमालिया, अफगानिस्तान की तरफ जा रहे हो। बिल्कुल, आप बांग्लादेश बनने की कोशिश करो, आप भारत बनने की कोशिश करो। साजिद साहब, हमारे एक जो फॉलोअर हैं यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। उनका नाम ग्रेस एस के नाम से उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन उनका रियल नेम जो है वो इसके ऊपर मेंशन नहीं है। वो पूछना चाह रहे हैं कि हमारी स्टेट जो है वो सैलाब के हवाले से पहले से मनसूबाबंदी क्यों नहीं करती है, हम कितने अरसे इसी तरह से सैलाब आने के बाद जो है वो जागेंगे। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो बाहर की दुनिया की इमदाद के मुंतज़िर रहते हैं, वो अपनी तरफ से, वो काफ़ी करोड़ोंपति अरबोंपति हमारे हुक्मरान हैं, वो अपनी एक एक महीने की तनख्वाह क्यों नहीं डोनेट करते हैं, उनमें ये जज्बा क्यों नहीं है। मैं चाहूँगी इसका आप जवाब दीजिएगा। देखिए शाज़िया, एक तो वहाँ नेशनल डिजास्टर, पिछली दफ़ा जब ज़लज़ला आया था तो एक नेशनल डिजास्टर का डिपार्टमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी, बिल्कुल, लेकिन वो नाकाम तरीन हो चुका है कि वो सुवाए हलाकतों के अदादो शुमार देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते।
बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको बाहर से एड मिली थी कि आप डिजास्टर्स को फोरकास्ट करने के लिए, सिस्टम तैयार करने के लिए आपको मदद की जाए। उसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा बाहर के मुल्कों ने दिया था आपने, लेकिन आप वो पैसा भी खा गए, वो इक्विपमेंट भी आप खा गए थे। मैं किसी वक्त बल्कि एक वीलाग में उसके ऊपर अपनी रिसर्च मैंने जो की थी वो मैं जी। बताऊंगा इंशाल्लाह, कि उसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को आपने किस तरीके से अब्यूज किया, कितने लोग उस पर तनख्वाहें ले रहे हैं, किस तरीके से सिफारशी भर्तियां होती हैं वहां पे और क्या हो रहा है। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि एक एक महीने की तनख्वाह तो आप चले देंगे ना, जो तनख्वाहदार होंगे, आपके जितने सियासतदान हैं वो तो बिलियनर्स हैं, उनकी तो 20-20 शुगर मिले हैं, वो तो 300-300 कनाल के घरों में रहते हैं वो। अब जरा देखें सियासत गरीब आदमी का तो कारोबार ही नहीं है, ये तो कारोबार करने आते हैं लूटने के लिए। गरीब आदमी का क्या काम है इसमें। मुझे अफसोस है कि नवाज शरीफ साहब ने भी एक पैसा नहीं अपने जेब से दिया, शहबाज शरीफ साहब ने भी एक पैसा नहीं दिया, खान साहब ने भी अपनी जेब से कुछ नहीं दिया। हाँ, ये लफ्ज मैंने उनको बोलते हुए सुना है कि मुखैर हजरात को चाहिए कि वो कौम की मदद करें। तो आप मुखैर नहीं है पाकिस्तानी लोगों के, आप क्या है? आपका काम सिर्फ लूट मार है, जलसे करके करोड़ों रुपया लगाते हो, गरीबों को रोटी क्यों नहीं देते? और इस वक्त दुनिया परेशान है कि पाकिस्तान में पैसे दें तो किसको दें। आपके यूएई वाले आप पे एतबार नहीं कर रहे हैं। मेरे समझ नहीं आता वाकई मुझे खुद इशू है कि अगर मैं पाकिस्तान, मैंने अगले दिन एक यहाँ पे अमेरिका के अंदर एक फंड रेजिंग का हिस्सा बना हूं मैं, और उसमें सबसे बड़ी पहले बात ये थी कि पैसा जाएगा कहाँ। हम वो पैसा खुद पाकिस्तान वज़ीर आज़म फंड में या अपने हाथों से जमा कराएंगे या वज़ीर आज़म के हाथ में चेक देकर आएंगे, क्योंकि बिल्कुल कोई एतबार नहीं है कि कौन क्या खर्चेगा। और वो वी वांट टू ट्रेस दैट मनी, वी वांट टू सी वेयर द मनी गोस, क्योंकि हम यहाँ बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं। और ये बार बार ये कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तान में पैसा भेजें। कहाँ कहाँ पाकिस्तानियों ने पैसा नहीं दिया ओवरसीज पाकिस्तानी, लेकिन उस पैसे का क्या किया गया? उस पैसे को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खा पिए जाते हैं। कुछ पैसा तो यहाँ से ओवरसीज पाकिस्तानी देते हैं, पाकिस्तान पहुंचते ही नहीं, जाते ही नहीं, यही जो उनके लौंडे लौटाड़े खा पी जाते हैं, लड़कार मार जाते हैं। लेकिन अफसोस है ये। एक और हमारे व्यूवर हैं यूट्यूब पे ही, उनका नाम है डॉक्टर ए रहमान। उन्होंने भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि जो $25,000 के लिए जो फर्म हायर की गई है अमेरिका में, खान साहब ने जो हायर की है पीटीआई की कैंपेन के लिए, क्या वो पैसा जो है वो पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान पे नहीं लगाया जा सकता? नहीं, वो तो लगाया $25,000 महीने का उनको दे रहे हैं, वो ऑफ कोर्स, लेकिन वो तो बहुत थोड़ी रकम है। जो जलसों पे लगा रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा रकम है शायद। लेकिन हाँ, ये एक बात जरूर है, मैं मानता हूँ खान साहब ने फर्म बड़ी अच्छी हायर की है, वो उसके रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने बजाय सैलाब पे वो को बयान देते, उन्होंने अपने जहाज पे बयान दिया है जो उनका डूब रहा है वहां पे, इमरान खान। उसके बाद ये देखेंगे इसराइल 24 I-24 एक बहुत बड़ा चैनल है इसराइल का, उन्होंने प्रोग्राम किया है खान साहब के ऊपर कि खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा क्यों बनाया गया, उन्हें इतराज है। उसके बाद ये RT रशियन टीवी जो है, उन्होंने इंटरव्यू किया खान साहब का, सिर्फ वो $25,000 महीने के हिसाब से। और वो जो हायर की गई है फर्में, मैं हैरान हूँ, खान साहब 3.5 साल जब हुकूमत में थे उस वक्त इनको इस तरह की फर्में क्यों नहीं मिली पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए। आज इनको मिल गई फर्में सारी, उनमें से 2 तो वो यहूदी पार्टनर हैं जो इन्होंने हायर किए हैं, एक जो पाकिस्तान के अंदर CIA चीफ रहा है, स्टेशन मैनेजर रहा है, स्टेशन चीफ रहा है पाकिस्तान में, उसको हायर किया गया। लेकिन ये सारे लोग जो इनको मिले हैं अब सिर्फ खान साहब को प्रमोट करने के लिए, ये पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए इन्होंने 3.5 साल क्यों नहीं ढूंढे? और बिल्कुल मैं आप कहते हैं $25,000 महीने का, ये जो करोड़ों लगा रहे हैं जलसों के ऊपर डेली हर शहर में, साथ वो शहर हैं छोटे छोटे। बल्कि मैं अगले दिन ये मुझे किसी ने कहा कि खान साहब अगर इतने पॉपुलर हैं तो उनको बार बार जलसे करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये ऊपर नीचे क्यों ये सियासी अमल इतना कर रहे हैं अगर इतने पॉपुलर हैं? ये तो एक कॉन्सर्ट, इसका मतलब तो ये दर हकीकत ये कॉन्सर्ट कर रहे हैं। इनको खतरा है कि सैलाब की वजह से मैंने अगर जलसे रोके तो मैं अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर जाऊंगा। अगर इन्होंने लोगों को ट्रैक पे ना रखा, ये बच्चों को कॉन्सर्ट इन्होंने ना दिखाए, तो इट मीन्स कि अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर देंगे। तो दर हकीकत मुझे उसमें मेक सेंस लग रही थी कि आप आफत के अंदर भी अपने आप चाहते हैं कि कॉन्सर्ट जारी रहे, लोग आए, मौज मेला करें, खवातीन भी आए, सारा कुछ हो, ताकि आपको ना भूला जा सके।
اور اس میں جو خان صاحب جس طرح کی اسٹیٹمنٹیں دے رہے ہیں میرے خیال میں پاکستان مکمل تو نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں اب کتنا عرصہ یہ خان صاحب اپنا نریٹو جاری رکھیں گے, اداروں کو بلیک میل کرتے رہیں گے, بار بار ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر مجھے دیوار کے ساتھ لگایا تو میں تمہارے نام لے دوں گا. پتہ نہیں کس کا نام لینا چاہتے ہیں. خان صاحب کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے نام سامنے رکھیں. اگر اتنا دل گردہ ہے ان کا تو یہ کسی کا نام نہیں ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی فلاں کر رہا ہے. اور پھر جو ان کو آرمی جرنیل پسند نہیں ہے, جن کے کریکٹر نہیں ہے, ان کے بھی نام لیں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ فلاں آرمی جنرل اس طرح کرے گا, فلاں بنے گا تو اس طرح کرے گا. یہ کھل کے بات کریں, اشاروں میں بات کرتے ہیں اور لوگوں اور آرمی کو ڈی مورلائز کر رہے ہیں. اچھا ساجد صاحب, ہم دیکھتے آئے ہیں کہ آئی ٹی کی جتنی بھی کمپنیز ہیں اسپیشلی امریکہ بیسڈ جو ہیں, اور خاص طور پہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, ان کے اوپر انڈینز کی پوری اجارہ داری تھی. اور جتنے بھی بڑے بڑے سوشل میڈیا نیٹ ورکس ہیں ان کے جو سی ای او ہیں وہ انڈینز ہیں. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹار بکس ہے اس کے بھی سی ای او جو ہیں وہ انڈین آ گئے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی کوئی نام اس طرح کا نظر نہیں آتا ہے. ہم کیوں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں, اور بھارت ہم سے اتنا آگے کیسے چلا گیا؟ دیکھیں اس کے ایک تو جب ہم نے یہ ویلا شروع کیا تھا شازیہ, اس کے پہلا جو سوال ہم نے شروع کیا تھا کہ برطانیہ کو نیچے چھوڑ کر 5ویں نمبر پر بھارت آ گیا, یہ جواب جی بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کوالٹی آف ایجوکیشن زبردست ہے. ایک تو وہاں پہ ان کے انسٹیٹیوشن بڑے اسٹرانگ ہیں, اور دوسرا انہیں نیشنلزم ان کو دے دیا گیا ہے. ان کے بچے یہاں امریکہ میں بھی آتے ہیں تو پڑھ کے فوراً واپس چلے جاتے ہیں اور وہ بھارت کی ترقی کا باعث بنتے ہیں. ہمارے بچے, آپ کہتے ہیں اچھی ڈگری, مجھے کسی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ سے آپ ایسوسیٹ ڈپلوما لے دیں, وہ فوراً یا تو آسٹریلیا چلا جاتا ہے نیشنلٹی لے کر, یا کینیڈا چلا جاتا ہے. اس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں برین ڈرین. آپ مسلسل برین ڈرین, اور لوگوں کو مستقبل نظر نہیں آ رہا پاکستان کے اندر. اور واقعی اب دیکھیں اپرچونیٹیز نظر نہیں آ رہی. ارد گرد دیکھیں تو حالات کیا ہے. جہاد کی تیاریاں شروع ہیں, تبلیغ کی تیاریاں شروع ہیں. آج تک خان صاحب نے کبھی کہا ہے کہ اب میں بچوں کو میں پاکستان کی انڈسٹری کو اس طرح امپروو کروں. ابھی آج تک کسی پارٹی نے کہا ہے کہ میں کوالٹی آف ایجوکیشن پہ زور دوں. کبھی انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں کس طرح انڈسٹریل ریولوشن لایا جا سکتا ہے. کبھی کسی نے اس چیز پہ بات کی. ہاں, اب میں بات کرنا چاہتا ہوں لکشمن صاحب جو کہ اسٹار بکس کے جو نئے سی ای او بنے ہیں. جی ہم سرپرائزڈ. 2 وجوہات تھیں. ایک تو اسٹار بکس کو امریکہ کے اندر یونین آنے کا خطرہ ہے, اس کی وجہ سے انہوں نے کچھ لوکیشنز بند کی. دوسرا کووڈ کی وجہ سے انہوں نے کئی لوکیشنیں بند کی تھی. ان کی جو بزنس تھا وہ سلگش تھا, ان کی انکم نیچے جا رہی تھی, انہیں نئے سی ای او کی ضرورت تھی. دوسرا جو فاؤنڈر ہے اسٹار بکس کے مسٹر شلٹز, جو کہ خود یہودی بیک گراؤنڈ ہے ان کا, جو اسٹار بکس جنہوں نے بنایا تھا, ان کے سیاسی انٹینشنز بھی ہیں. وہ کئی دفعہ سننے میں آیا کہ وہ شاید پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑنے کی سوچ بھی رکھتے ہیں. اب اس میں مسٹر لکشمن جو ہے, ان کا بیک گراؤنڈ ویری اسٹرانگ. پیپسی میں رہے, بھارت میں انہوں نے لندن میں بڑا عرصہ گزارا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نئی جو ایک یہاں پہ امریکہ میں ٹرینڈ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ گوگل کا, مائکروسافٹ کا, جی بالکل. جس طریقے سے سی او آگے آ رہے ہیں, ٹویٹر کا جو جس طریقے سے وہ آگے آ رہے ہیں, جو ترقی کر رہے ہیں انسٹیٹیوشنز میں. اس وقت اگر دیکھا جائے کہ امریکہ کے اندر جو آئی وی لیگ اسکولوں میں صرف 2 قسم کے چہرے ہوتے ہیں, یا چائنیز کے ہوتے ہیں یا بھارتی انڈینس کے ہوتے ہیں. ہمارے بچے جو جس طرح ایک مائنڈ سیٹ ہے, اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ کسی ایسے میجر کو پک کرتے ہیں جس کے ساتھ پیسہ انوالو ہے, کیونکہ ہمارا ترقی کو ناپنے کا طریقہ کار پیسہ ہے. ہم مینجمنٹ یا لا میں ہمارا جو ٹرینڈ ہے بڑا کم ہے. پہلے بچے میں دیکھتا تھا کہتے تھے ہر ایک خواہش تھی کہ ڈاکٹر بنوں گا, کارڈیالوجسٹ بنوں گا, وہاں پیسے اچھے ہیں. پھر اس کے بعد بچے دیکھے آئی ٹی میں آئے لیکن اوپر والے لیول پر نہیں آ سکے. دوسرا سپٹمبر 11 کا ایک سائڈ امپیکٹ بھی ہے کہ جس کی وجہ سے ریشل پروفائلوں میں بھی مسلمان یا دوسرے بچوں کو آگے آنا مشکل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں, میں جس طرح میری تربیت میں شامل تھا, کہتے ہیں کہ there is always empty room on the top. ہم ٹاپ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے, وہاں پہ خالی جگہ موجود ہوتی ہے ہمیشہ. لیکن یہ کہ آپ ایک صرف سی ای او کی بات کر رہے ہیں, سارا ہمارے نیو یارک میں ہمارے پاکستانیوں کے بہت زیادہ آبادی موجود ہے وہاں پہ, لیکن ایک کونسل مین تک نہیں ہے. پی ٹی آئی کے 6 گروپ ہیں, روزانہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں. نون لیگ کے 4 گروپ ہیں, پیپلز پارٹی کے 4 گروپ ہیں ہر شہر میں, لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن پارٹی کیا ہے. ہم جہاں رہتے ہیں ہماری پریزنس کس طرح فیل کرائی جائے.
ہم ہمیں اس پہ توجہ نہیں دیتے کہ ہم جہاں رہتے ہیں ہم نے یہیں رہنا ہے, ہم نے جانا کہیں نہیں, لیکن ہم اپنے ارد گرد یہ نہیں سوچتے کہ سوسائٹی کا حصہ بنے, انٹیگریٹ کریں. یہ دیز آر دا ایشوز وی آر فیسنگ, اور دیکھیں اگلی جنریشن آئے گی, دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. بہت شکریہ ساجد صاحب. ایک کوشچن اور بھی تھا لیکن اب ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, تو میں چاہوں گی کہ ہم اس کو نیکسٹ اس کے لیے رکھ لیں, کیونکہ یہ ایشو ابھی چلتا جا رہا ہے جو فلڈ کا ہے, تو اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. اور خاص طور پہ میں اور ساجد صاحب ان لوگوں کا ضرور شکریہ ادا کریں گے جو یوٹیوب پہ ہمیں ریگولر فالو کر رہے ہیں, اور جو یوٹیوب پہ اپنے جو پازیٹیو ویوز ہیں, جو پازیٹیو کرٹیسزم ہیں وہ کرتے ہیں. آپ کرٹیسزم کیجئے, آپ کوشچن پوچھئے, لیکن ایک پارٹی ترجمان کی طرح نہیں, بلکہ آپ ایک مثبت طریقے سے آپ اس کے اوپر کمنٹ کیجئے, اور جہاں پہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے اپنا ضرور مشورہ دیجئے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور ساجد طاہر صاحب کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.